हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो नंबर 9 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके पहले हम लोगों ने वीडियो नंबर 8 में देखा था कि किसी भी बॉडी को अगर हमें चार्ज करना है तो हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, कंडक्शन मेथड, फ्रिक्शन मेथड और इंडक्शन मेथड। इनकी हेल्प से हम बॉडी को चार्ज करते हैं। और हमने ये भी देखा था कि किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो इनकी हमने स्टडी किया हुआ था वीडियो नंबर 8 में। अब हम लोग जो वीडियो नंबर 9 में पढ़ने वाले हैं वो हमने कूलम्स लॉ को स्टडी करना है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमने क्या किया है कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक 2। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में क्या क्या आने वाला है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में आपका कूलम्स लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है बेटा, और कंडक्टर है। कंडक्टर के फिनोमेना कुछ बताएंगे आपको कि कंडक्टर को भी हमें स्टडी करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में भी, ठीक है ना। तो आपने कहा कि ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 का पार्ट हो जाएगा। हमें कूलम्बियन फोर्स पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है और कंडक्टर पढ़ना है। इसके बाद जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 है उसमें हमें पढ़ना है गॉसेस लॉ और साथ में कैपेसिटर, ठीक है बेटा जी। तो इन 2 चीज़ों को हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में पढ़ना है। तो हम जो आप आज अभी स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक 1। तो मैंने आपको ये आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक 1। लेफ्ट साइड में आपकी पीडीएफ है, क्योंकि आपके जो पीडीएफ मैंने आपको पॉइंट आउट किया है उसी के अकॉर्डिंग मैं चलूँगा जिससे आपको प्रॉब्लम न क्रिएट हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में क्या था? पहले मैं क्या था कि अब ये तो क्लियर हो गया कि भाई चार्ज होता है और साथ में ये भी कंफर्म हो गया कि चार्जेस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है ना। अब जो है कि कूलम्स का जो ऑब्जर्वेशन था, अब कूलम्स लॉ डायरेक्ट उसका स्टेटमेंट और डेरिवेशन नहीं देंगे, हम कूलम्स का ऑब्जर्वेशन देखेंगे। क्या ऑब्जर्वेशन है, इसके बाद हम स्टेटमेंट पे आएंगे। तो ये जो कूलम्स लॉ आपका है, ये जो कूलम्स लॉ है, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है ना। तो इनके ऑब्जर्वेशन की बात हम कर लेते हैं। इनका जो ऑब्जर्वेशन था हम उसकी बात कर लेते हैं बेटा, जिससे कि आपको समझ में आए कि कूलम्स ने जो है कैसी कैसी मतलब किस तरीके से स्टडी किया था चार्ज के ऊपर। बेसिकली उन्होंने क्या है, उन्होंने चार्ज के इफेक्ट को डील करना स्टार्ट किया कि चार्ज का इफेक्ट क्या है, उसको 1 बाई 1 करना इन्होंने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में पहला कॉन्सेप्ट उन्होंने ये देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के लिए चार्जेस का होना जरूरी है, ठीक है बेटा जी। अगर चार्जेस होंगे तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा। सिंपल, अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के लिए चार्ज का होना जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि मान लिया उन्होंने 2 चार्जेस लिया, एक Q1 ले लिया और यहाँ पर एक लिया उन्होंने एक Q2 ले लिया, ठीक है ना। ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, ठीक है, इनके बीच ये दोनों लाइक। अब इन्होंने देखा कि अब इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं। तो देखा उन्होंने क्या कि Q1 जो है Q2 को रिपेल कर रहा है। तो रिपेल करने का मतलब क्या हुआ, उन्होंने देखा Q2 को रिपेल कर रहा है, ये इसमें रिपल्सन हुआ, ये ऑब्जर्वेशन था उनका। और Q2 जो है Q1 को रिपेल कर रहा है, ये भी उनका ऑब्जर्वेशन था, ठीक है ना। तो अब उनको ये लगा कि भाई ये जो फोर्सेस लाइक फोर्सेस हैं आपस में ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और याद करिए कि मैंने बताया था आपसे, जब मैंने आपसे बताया था कि अगर 2 चार्जेस हैं तो उनके बीच में जो फोर्स आपका लग रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इनका नाम इन्होंने दिया कि F21 दिया। F21 ये आपका फोर्स मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको बोला उन्होंने कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब पहले वाले चार्ज ने दूसरे वाले चार्ज पर जो फोर्स लगाया है उसका नाम दिया F21। F21 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू 1। इसके बाद जो Q1 पे फोर्स लग रहा है वो कौन लगा रहा है, वो Q2 लगा रहा है। तो आप कहोगे F1 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये उनका इन्होंने नाम दिया,
ठीक है ना। और इन्होंने कह दिया कि भाई अगर दो लाइक चार्जेज हैं, यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये जो चार्जेज हैं कैसे हैं, ये लाइक चार्जेज हैं, ठीक है बेटा जी। तो लाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये उनका ऑब्जर्वेशन था, ठीक है ना। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई लाइक चार्जेस अगर हैं तो ठीक है, हमने कर लिया एक्सपेरिमेंट। अब हम जो है कि जो अनलाइक चार्जेस है उस पर काम कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया देखो, इन्होंने जो चार्ज लिया, एक लिया -Q1 ले लिया, और जो दूसरा चार्ज इन्होंने लिया वो लिया इन्होंने +Q2 ले लिया। अब फिर ऑब्जर्वेशन देखा उन्होंने, अब देखा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पहला चार्ज दूसरे को कर रहा है अट्रैक्ट, दूसरा चार्ज पहले को कर रहा है अट्रैक्ट। तो जब अट्रैक्शन होगा तो आप कहोगे सर ये देखो ये अट्रैक्शन होगा ऐसे, ये कौन सी, ये आपका होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। मतलब Q2 ने क्या किया, Q1 को अट्रैक्ट किया, ठीक है बेटा जी। और ये जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स होगा ऐसे, ये फोर्स होगा, ये होगा बेटा फोर्स, क्या होगा देखो, ये क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये तो इस तरीके से क्या बोलते हैं कि फोर्सेस की बात हुई। ये दोनों उन्होंने, अब लाइक चार्जेस, ये जो आपके पास चार्जेस हैं ये कैसे हैं देखो, ये जो चार्जेस आपके पास हैं ये अनलाइक चार्जेस हैं। याद रखना, मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ बेटा जी। अभी कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट, उसका डेरिवेशन भी तो आया ही नहीं, पीडीएफ में सीधे क्या स्टेटमेंट डेरिवेशन लिया हुआ है, बट थोड़ा सा आपको फील आ जाए कि क्या हुआ था उस टाइम पर जब इन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन किया। तो अब इन्होंने देखा, अभी दोनों एक्सपेरिमेंट को उन्होंने किया और देखा कि भाई इस तरीके से फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने फोर्सेस की एनालिसिस की कि जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका नेचर क्या है, क्योंकि जो फोर्सेस लग रहे हैं दोनों चार्जेस के बीच में वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, ठीक है बेटा जी। तो इन्होंने कहा कि चाहे लाइक चार्जेस हों चाहे अनलाइक चार्जेस हों, ठीक है ना, इनमें जो फोर्सेस लग रहे हैं उनकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। मतलब एक चार्ज जो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन, और दूसरा जो पहले वाले पे लगा रहा है उसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में आप क्या कहोगे, F21 कहाँ पर है, F21 किस पे लगा हुआ है, Q2 पे लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है, राइट साइड में। F12 कहाँ लगा हुआ है, Q1 पे लगा है, कहाँ लगा है, लेफ्ट पे लगा हुआ है। तो जो ये यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस यहाँ पर डेवलप हुए, दो चार्जेज हैं, दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गए, एक राइट में लगा हुआ है, एक जस्ट लेफ्ट में लगा हुआ है। क्या ये दोनों जो फोर्सेस यहाँ पर डेवलप हुए हैं, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है, नहीं, जस्ट अपोजिट है। तो ये उनको ऑब्जर्वेशन मिला कि जो दो चार्जेस के बीच में लगने वाले जो फोर्सेस होते हैं उनकी जो डायरेक्शंस होती है वो जस्ट अपोजिट होती है। तो ये तो उनको मिला। तो दोनों पे किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट, एक बार लाइक लिया एक बार अनलाइक लिया। अनलाइक में भी वही केस मिल रही है। Q2 पर कहाँ फोर्स लगा है, अगर आपका अनलाइक चार्जेस हैं तो Q2 पर लगने वाला जो फोर्स है वो लेफ्ट साइड में है, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये लेफ्ट साइड में है, और Q1 पे जो फोर्स लगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये राइट में लगा। तो इसमें भी आप देखो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब जो पहला कंक्लूजन निकाला इन्होंने वो क्या निकाला, जो पहला इनका निकला कंक्लूजन फर्स्ट, तो फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन। ये इनका पहला कंक्लूजन आया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं दो चार्जेस के बीच में लगे हुए हैं वो उनकी जो डायरेक्शन होगी जस्ट अपोजिट होगी। फिर उन्होंने आगे बढ़िए कि जो फोर्सेस हैं उनके मैग्नीट्यूड की बात इन्होंने की कि भाई डायरेक्शन तो जस्ट अपोजिट हो गई क्योंकि एक राइट में और एक लेफ्ट में। जब मैग्नीट्यूड की बात किया तो देखा उन्होंने कि F21 का जो मैग्नीट्यूड है, जो उसकी वैल्यू है वो F12 के बराबर है। मतलब फोर्सेस जो लग रहे हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ये भी उन्होंने पाया अपने एक्सपेरिमेंट में। तो इन्होंने दूसरा जो कंक्लूजन दिया कि भाई फोर्सेस आर सेम इन मैग्नीट्यूड, फोर्सेस आर सेम इन
मैग्नीट्यूड। इसका मतलब जो फोर्स आपका F12 है ये, इसका अगर हम मॉड लेते हैं, मॉड का मतलब सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वैल्यू इक्वल टू F21 के बराबर होगा ये। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा है कि जो ये देखते गए वो लिखते गए। तो फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन, फोर्सेस आर सेम इन मैग्नीट्यूड, ये कंफर्म हो गया उनका। अच्छा, अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ कि जो F21 है वो किस पे लगा हुआ है, क्या वो Q1 पे लगा हुआ है? तो आप कहोगे सर नहीं, F21 जो फोर्स है, चाहे आप देखो, चाहे इसमें देखो पहले वाले केस में जो F21 है ये फोर्स लगा हुआ है Q2 पर, और जब जो F12 है ये फोर्स लगा हुआ है Q1 पर। मतलब ये जो F21 और F12 ये जो फोर्सेस हैं ये एक ही चार्ज पे नहीं लगे हुए हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट चार्ज पे लगे हुए। एक लगा हुआ है Q2 पर, एक लगा हुआ है Q1 पर। तो ये भी ऑब्जर्वेशन आया, चाहे वो लाइक चार्जेज हों चाहे वो अनलाइक चार्जेज हों, ये जो फोर्सेस दो चार्ज के बीच में आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये डिफरेंट डिफरेंट चार्जेज पे लगे हुए, एक ही चार्ज पर एक्ट नहीं हो रहे हैं। तो यहां पर जो तीसरा ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है ना, ये देखो जो तीसरा ऑब्जर्वेशन, तो बेटा तीसरा क्या मिला इनको कि फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट चार्जेस। ये तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की प्रॉपर्टीज़ थी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो खासियत थी उसके बारे में उन्होंने बताया कि भाई जो फोर्सेस जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, जिनके बारे में हम देख रहे हैं, वो फोर्सेस दो चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो अपोजिट इन डायरेक्शन है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, और वो अलग अलग क्या है, चार्जेस पे एक्ट हो रहे हैं। एक लग रहा है Q1 पर, एक लग रहा है Q2 पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आया। और इसके बाद ये तो कॉन्सेप्ट उन्होंने निकाला, ये निकाला उन्होंने कंक्लूजन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो ऐसे होने चाहिए। इसके बाद फिर जो है कि ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, आपने 11th में पढ़ा होगा कि एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना। एक्शन रिएक्शन पेयर किसे बोलते हैं, या एक फोर्स एक्शन होगा उसका रिएक्शन क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो आपने कहा कि एक्शन रिएक्शन पेयर की प्रॉपर्टी होती यह है कि जो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं वो अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ में आपने देखा होगा कि एक बॉडी पर आपने एक्शन दिया, जिसको आपने एक्शन दिया वो आपको रिएक्शन देगी। जैसे मान लो यहां पर एक बॉडी हमने लिया ऐसे, ठीक है ना, इस बॉडी पर हमने यहां से एक दूसरी बॉडी लिया ऐसे, मान लो इसके पास ऐसे लेंथ है ऐसे, ठीक है। इस बॉडी ने, ये आपकी बॉडी ए है, ये आपकी बॉडी बी है, तो मान लो इस बॉडी ने इसको पुश किया लेफ्ट साइड में, एक्शन दिया, इसको कहाँ दिया एक्शन दिया, मान लो इधर की तरफ एक्शन दिया, ये F फोर्स लगा। ये F किसने लगाया, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, मतलब बी बॉडी ने धक्का दिया ए को, कहाँ पर, लेफ्ट साइड में। तो क्या ए भी बी को पुश करेगी राइट साइड में? आप कहोगे सर यस, ऐसे पुश करेगी। ये फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं एक्शन, इसको बोलते हैं रिएक्शन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने न्यूटन थर्ड लॉ देखा होगा, जब किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी भी हमारे ऊपर फोर्स लगाती है उतना ही, इक्वल मैग्नीट्यूड में। तो आप बताइए कि FAB और FBA ये दोनों जस्ट अपोजिट होते हैं, तो एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं। और एक्शन रिएक्शन पेयर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, जितना एक्शन ये इसको देगा उतना ही रिएक्शन दूसरी बॉडी को मिलने वाला है। और साथ में जो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। और साथ में ये है कि एक्शन किसी और बॉडी पे लगेगा, रिएक्शन किसी और बॉडी पे लगेगा। एक्शन किस पे लगा हुआ है, ए पर, और रिएक्शन किस पे लगा हुआ है, बी पर। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूटन जो थर्ड लॉ है उसकी जो कंडीशन है, उस कंडीशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूरा का पूरा ओबे कर रहा है। मतलब ये सब जो फोर्सेस का नाम, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडीज या डिफरेंट चार्जेस। इसका मतलब ये क्या है, ये कंडीशन किसकी है, इसका मतलब आप ये कह सकते हो फोर्थ पॉइंट कि एक्शन रिएक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, आज आप यहां लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस
आर एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। आइए क्या करेंगे, ये जो न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करेंगे, ठीक है ना, ओबेड, ठीक है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि ये जो है ये प्रॉपर्टीज निकल के आई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे कर रहे हैं, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। मैंने एक कॉन्सेप्ट एक अब इसी को लेकर के मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। मान लो अगली प्रॉपर्टी क्या है, वो अगली प्रॉपर्टी हमारे क्वेश्चन से निकल के है, जो मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ उस क्वेश्चन से निकल के आएगी। मान लिया हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक चार्ज लिया, मान लो ये चार्ज आपका है Q, ये Q1 चार्ज यहाँ पर है, ठीक है ना, सॉरी, एक चार्ज यहाँ पर है, इसका नाम दिया हमने Q1, ये Q1 चार्ज आपका है, और एक दूसरा चार्ज हमने यहाँ लिया, ठीक है, ये मान लो ये Q2 चार्ज है, ठीक है ना। अब हमने कहा कि मान लो Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया, वो डाउन डायरेक्शन में लगाया, ऐसे मान लो, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया, और इसका नाम दिया हमने F1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये, और Q1 ने जो Q2 पर फोर्स लगाया वो ऐसे लगाया, ये फोर्स ये लगाया ऐसे, ये क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है ना। एक मैंने कंडीशन आपको ये दी, ठीक है, एक कंडीशन मैंने आपको दी कि ऐसी सिचुएशन मैंने आपको बना के दी, और मैंने ये भी कह दिया कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के बराबर है। ये भी मैंने क्वेश्चन में आपसे कह दिया, ऐसा ये सिचुएशन मैंने बना के दी, और मैंने बोला कि ये चीज़ें आपके सामने हैं। आप ये बताइए कि F12, देखो चार्जेस Q1 Q2 क्या है, चार्जेस हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, F12 F21 क्या है, फोर्सेस हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनका मैग्नीट्यूड सेम दे दिया हमने, उनकी डायरेक्शन भी हमने आपको बता दी। अब मैं पूछूं आपसे कि क्या F12 और F21 ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं कि नहीं हैं, तो आप कहोगे सर उसकी प्रॉपर्टी हम डील करते हैं, फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन, देखो है कि नहीं है, यस, ये कहाँ लग रहा है डाउनवर्ड, ये कहाँ लगा रहा है अपवर्ड, तो ये तो फुलफिल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो प्रॉपर्टी थी पहली ये तो फुलफिल हो गई। फोर्सेस आर सेम इन मैग्नीट्यूड, ये भी क्वेश्चन में आपको दिया गया कि उनका मैग्नीट्यूड सेम है, दूसरी प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो गई। ये फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट चार्जेस, तो क्या F21 किस पे लगा है, Q2 पे लगा हुआ है, F12 किस पे लगा हुआ है, Q1 पे लगा हुआ है, तो ये भी प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है ना, तो ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर हो ही गए, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर की कंडीशन क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर की कंडीशन है कि भाई डिफरेंट बॉडी पे वो एक्ट हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होने के बाद आपको बताना है क्या ये जो कंडीशन है, ये क्या, ये जो फोर्सेस हमने आपको दिया है, क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, क्योंकि ऊपर वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं ये। तो आपको लगेगा कि यार जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की जो प्रॉपर्टीज है उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, और साथ में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी होंगी। लेकिन ये गलत है, ये कंडीशन कभी पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है बेटा जी, ये कंडीशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या है इसमें, अब इसकी हकीकत क्या है, इसको कैसे समझेंगे कि बेटा जी एक प्रॉपर्टी और भी आपको इन्वॉल्व करनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस होते हैं, चार तो मैंने पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है ना, तो पांचवा जो आप यहाँ पर पॉइंट आउट करोगे वो ही लिखोगे कि अब मैं बताता हूँ गलती यहाँ कहाँ है, कि एक चार्जेस यहाँ पर है, ये Q1 है, और एक चार्जेस यहाँ पर है, मान लो
ये आपका Q2 है, ठीक है ना। अब Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया, Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया, तो उस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? क्या आप रैंडम तरीके से ड्रॉ कर सकते हो डायरेक्शन को? नहीं। याद रखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं उनकी डायरेक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उनको हम समझेंगे या देखेंगे। सबसे पहली बात, अगर दो चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस के बीच में आप क्या है, इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन को ड्रॉ करो ऐसे। ये जो है ये ठीक है, इसे बोलते हैं लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। अब Q1 अगर Q2 पर फोर्स लगा रहा है, तो Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा उसकी जो डायरेक्शन आपको मिलेगी हमेशा इसी लाइन के अलोंग मिलेगी, इसी लाइन के अलोंग मिलेगी। हम कभी इसको रैंडम तरीके से ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज एक्ट along the line joining two charges। तो ये जो चाहे राइट में लगा दो ऐसे और चाहे लेफ्ट में लगा दो ऐसे, ये हमेशा इसी लाइन के along आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आपको मिलेंगे। अदरवाइज क्या है, दो इसी लाइन के along मतलब क्या है, दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन जो रहेगी उसी के along मिलेंगे। तो आप कहोगे सर यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, ये ऐसे, यहां पर आपका F21 होगा और एक ऐसे मिलने वाला है, एक आपका F12 होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 होगा। क्या हम रैंडम ऐसे फोर्स लगा सकते हैं ऐसे? ये गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये जो फोर्स आपने लिया है ये फोर्स इन दोनों चार्जेस की लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग नहीं है, तो कभी भी डायरेक्शन आप ऐसे नहीं ले सकते हो। इसीलिए यहाँ पर मिस्टेक क्या हुई थी, इस पर गलती हुई थी कि दोनों चार्जेस की लाइन ज्वाइनिंग ये है, इसी के अलोंग आपको फोर्स लिखना है और ये फोर्स आपने ऊपर और नीचे लिख दिया, इसलिए ये कंडीशन आपकी बिल्कुल गलत है। एक प्रॉपर्टी आपको और निकल के आई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की कि अगर दो चार्जेज हैं, उन दोनों चार्जेज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस काम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑलवेज एक्ट लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। तो ये आप यहाँ लिखोगे कि पांचवी प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्ट ऑलवेज along line joining two चार्जेस। तो ये चीज़ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑलवेज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। इसको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको मैंने प्रॉपर्टी में लिखा भी है, इसको आप लोग, इट इज़ ऑलवेज एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। तो ये चीज़ आप पॉइंट आउट कर लेना बेटा जी। तो आप इस प्रॉपर्टी की, क्या इस प्रॉपर्टी को ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये जो आपको मैंने दिया था सिचुएशन, क्या इस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है? आपको सर नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इस लाइन के लॉन्ग नहीं लग रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर दो सिस्टम है, दो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में लगने वाले फोर्सेस जो हैं कि उन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अगर अलोंग लगे हुए हैं तो उसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर इसको फुलफिल करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि एक मास ऑब्जेक्ट आपने यहाँ लिया ऐसे, एक मास ऑब्जेक्ट आपने ऐसे यहाँ लिया, ये आपका M1 है, ये आपका M2 है। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इन दोनों की लाइन, इन दोनों को जो लाइन मिलाएगी उसी के अलॉन्ग होगा, ऐसे ऐसे आपने किया ना ऐसे। तो जो अट्रैक्शन आपको मिलेगा, तो आपने कहा M1 को M2 जब करेगा अट्रैक्ट तो ऐसे करेगा, M2 को जब M1 करेगा अट्रैक्ट तो ऐसे करेगा। तो ये देखो, इन दोनों जो आपके पास दोनों मासेस है ना,
इन दोनों मासेस के अलोंग ही फोर्स काम कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर आल्सो सेंट्रल फोर्सेस। वैसे आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी क्या है, लाइन के अलोंग ही एक्ट हो रहा है। ठीक है बेटा जी, वो भी क्या है, लाइन के अलोंग, या तो राइट में होगा या तो लेफ्ट में होगा। इसी लेकिन इस अगर लाइक चार्जेज हैं तो ये भी राइट, ये जाएगा राइट में, ये जाएगा लेफ्ट में। अगर अनलाइक चार्जेज हैं तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, Q2 को Q1 को Q2 करेगा, Q2 को Q1 करेगा, अट्रैक्शन आएगा। वो जो अट्रैक्शन होगा उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इसी लाइन के अलोंग आपको मिलेगी। तो आपने कहा कि 6 प्रॉपर्टी भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर सेंट्रल फोर्सेस। ये सब सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हो 1 बाई 1 करके, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब देखो, ये तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था जो कि चल रहा है। अभी हमें कूलम्ब्स के स्टेटमेंट पर, उसके डेरिवेशन पे हम नहीं आए हैं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन देख करके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो बेटा जी, जो 7th प्रॉपर्टी आई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव के बारे में आपने पढ़ा होगा 11th में कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, पाथ पर वो डिपेंड नहीं करता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड। अगर मान लीजिए कोई आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया और वर्क हुआ, ठीक है ना, अगर आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया और वर्क हुआ और जो फोर्स आपने लगाया वो कंजर्वेटिव है, तो जो वर्क होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। इसको आपने 11th में डिटेल में पढ़ा होगा। तो एक प्रॉपर्टी और आ गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी जिसको मैंने आपको पॉइंट आउट कराया। ठीक है ना, ये आपके पास 7-8 प्रॉपर्टीज़ जो आपको समझ में आई बात कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे, वो मैंने 1 बाई 1 किया आपको। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब अगले एक और प्रॉपर्टी है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि वो आप समझ रहे हो इस बात को। जैसे मान लो अब 8th प्रॉपर्टी को हम डील कर रहे हैं, शायद आप लोग समझ पाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो बेटा जी, यहाँ पर एक मान लो यहाँ पर कोई एक चार्ज है, इस चार्ज का नाम दिया हमने Q1, ठीक है ना, इस चार्ज का नाम दिया हमने Q1, ठीक है। ये चार्ज को हम यहाँ पॉइंट आउट कर दिए। एक मिनट, ये चार्ज हमने लिया और इसका नाम दिया हमने Q1, ठीक है। अब इसके राइट साइड में हमने क्या किया, एक चार्ज हमने और ले लिया ऐसे, यह है -Q2। तो आप कहोगे सर Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा वो भी अट्रैक्टिव होगा, Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा वो भी अट्रैक्टिव होगा, ये आप जानते हो क्योंकि अनलाइक चार्जेस हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ Q1 पे फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं कि Q1 पर कितना फोर्स लगा। तो आप कहोगे सर कि ये जो Q2 है वो Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे, और ये जो फोर्स का नाम देगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये किसने लगाया, ये जो फोर्स आप देख रहे हो ये फोर्स Q2 ने लगाया, Q1 पे लगाया। सिंपल सी बात है, ठीक है बेटा जी। इसको आपने नोट कर लिया, ये Q2 माइनस Q2 का अपना फोर्स है ये। इसको मान लो, एज्यूम कर लिया किसी बच्चे ने कि भाई मान लो ये आपका 10 न्यूटन है, मान लिया कि आपका 10 न्यूटन है। तो 10 न्यूटन फोर्स जो लगाया वो किसने लगाया, Q2 ने, -Q2 ने लगाया। किस पर लगाया, Q1 पर लगाया। तो ये आपने नोट कर लिया अपने नोटबुक में। फिर एक तीसरा चार्ज पार्टिकल कोई आया, मान लो यहाँ पर कोई तीसरा चार्ज पार्टिकल आया, उसका नाम हमने दिया -Q3। ये तो क्या ये जो तीसरा चार्ज पार्टिकल आया ये भी Q1 पर फोर्स लगाएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल, क्योंकि चार्ज है तो ये Q1 पे फोर्स लगाएगा। अब Q3 ने क्या किया, Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ये ऐसे करेगा ही करेगा ऐसे। ये फोर्स किसने लगाया, ये फोर्स लगाया किसने, Q3 ने। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ये ठीक है ना। पहले चार्ज कौन आया था, पहले आया था आपका Q2 ने Q1 पर कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो Q1 ने क्या फील किया, 10 न्यूटन का फोर्स फील किया। जब Q3 आया तो Q3 ने भी अपना फोर्स लगाया, कितना, F13। इसको ले लो, मान लो ये आपका आया 2 न्यूटन का फोर्स आया। तो 2 न्यूटन का फोर्स Q3 ने लगाया और Q2 ने जो लगाया था वो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या इस Q3 के आने की वजह से
ये जो Q3 है, ये जब Q3 आया तो क्या Q3 के आने की वजह से Q2 का अपना जो इंडिविजुअल फोर्स था 10 न्यूटन, क्या वो चेंज हुआ? क्या वो बदल गया? क्या ये 8 न्यूटन हो गया इसके आने की वजह से? Q3 के आने की, ड्यू टू द Q3 क्या ये 10 न्यूटन चेंज हुआ? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं हुआ। Q2 का अपना जो इंडिविजुअल फोर्स है किस पर, Q1 पर, वो कभी भी चेंज नहीं होगा किसी दूसरे या तीसरे या चौथे पार्टिकल के आने की वजह से। अगर दूसरा, तीसरा, चौथा चार्ज आप ला के रख दो इसके चारों तरफ, लेकिन Q2 अपना इंडिविजुअल फोर्स चेंज नहीं करेगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि दो चार्जेज के बीच में, दो चार्जेज के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F12, वो फोर्स किसी दूसरे तीसरे चार्ज के प्रेजेंस और एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तीसरा चार्ज प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो, लेकिन इसका अपना F12 जो लग रहा है वो लगेगा ही लगेगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप यहां पर पॉइंट आउट कर सकते हो, मैंने लिखा भी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट डिपेंड the presence of or absence of other charges। ये चीज आपने देखा कि अगर दो चार्जेज हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी दूसरे तीसरे चार्ज के आने पर चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, ठीक है ना। तो ये 8th प्रॉपर्टी थी और बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी, इनको हमने 1 by 1 लिखा। और साथ में ये भी देखा गया, एक प्रॉपर्टी और इन्होंने डाल दिया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो आपका जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड्स ऑन मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन था ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। और इस तरीके से इन्होंने जो है कि यहाँ पर जितने डिटेल में हमने आपको बताया था, एक कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो प्लीज़ इसको आप तरीके से होल्ड करना, अपनी लैंग्वेज में पॉइंट आउट करना कि आपको चल करके आगे आपको याद रहे जितनी भी प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की। तो अभी पहली वीडियो में हम इतना ही आपको पॉइंट आउट करते हैं। अब हम जो आपकी 10th वीडियो, जब आपकी नंबर 10th वीडियो हम आपको बनाएंगे तो उसमें कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट, उसका डेरिवेशन और उसका न्यूमेरिकल मैं अभी बना के अभी इसके बाद बनाऊंगा। ठीक है बेटा जी, तब तक इसको आप प्रॉपर तरीके से देखना। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे डिस्कस करना। आई थिंक सारे बच्चे समझ गए होंगे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की जब डीलिंग करते हैं तो उनका नेचर क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है और कैसे कैसे उनके ऑब्जर्वेशन लिए गए थे। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू बेटा, और अगली वीडियो में इसके बाद बना करके आपको सेंड करूँगा। ठीक है।